नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ 01 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज के सेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। कौन से एग्जाम में आ चुके हैं? ये है एनवीएस 2016 का पीजीटीसीएस का एग्जाम हुआ था। एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति एक गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है जो कंप्यूटर टीचर के लिए पीजीटी और टीजीटीसीएस के नाम से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन लेवल रखा जाता है टीचर्स के लिए, और जो पीजीटी क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं वो 11th-12th को पढ़ाते हैं। तो पीजीटी सीएस का 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आज हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने 01classes.blogspot.com पे भी डाल रखे हैं, जहां से आप लोग जब चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जुड़ के भी इनका फायदा ले सकते हैं। लिंक सभी चीजों का आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं। तो बिना किसी देरी की चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब, यानी जो लो प्रायोरिटी जॉब है इन जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सोल्व यूजिंग। जो लो प्रायोरिटी जॉब्स होती है, जैसे मान लो कोई एक P1 जॉब आई 0 टाइम पे, और 0 टाइम पे ही P2 जॉब आ गई। इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 था और इसका एग्जीक्यूशन 2 था, लेकिन ये लो प्रायोरिटी यानी जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है। अब क्या होगा, दोनों सेम टाइम पे आई है, P2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। 0 से लेके 3 मिनट तक P2 एग्जीक्यूट होगी। अब इसके बाद में मान लो 2 पे या 3 पे, मान लो 3 पे एक जॉब और आगे P3 जिसका एग्जीक्यूशन 4 है, और इसकी भी प्रायोरिटी क्या है, हाई है। अब हाई होने पे यहाँ पे P1 तो पहले से हाई हुआ है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी हाई है, P3 की हाई है। तो ये फिर क्या है, ये P3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ऐसा अनिश्चित टाइम के लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए होता रहे, तो जो ये P1 है ये तो वेट करती रह जाएगी प्रोसेस, इसका तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो जो ऐसी प्रॉब्लम आती है, इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एजिंग। एजिंग में कुछ नहीं होता, जो चाहे हाई प्रायोरिटी जॉब्स है इनको एक फिक्स टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो लो प्रायोरिटी जॉब्स है उनका भी नंबर। जो राइट आंसर है वो एजिंग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिकर्सिव प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज में किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपने सी के अंदर भी पढ़ा होगा। रिकर्सिव प्रोसेस क्या होती है, अगर कोई फंक्शन खुद को ही दोबारा से कॉल करता है रिकर्सिव, और वो दोबारा जब कॉल जाएगा वो फिर से खुद को ही कॉल करता जाएगा, बार बार खुद को ही कॉल करना, ये रिकर्सिव प्रोसेस होती है। और जो रिकर्सिव प्रक्रिया है, रिकर्सिव प्रोसेस है, उसके लिए हम स्टैक यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है। देखो, टोपोलॉजी हमारे पास कौन कौन सी होती है। पहली जो टोपोलॉजी है हमारे पास वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, जो सर्वर होगा हमारा यहाँ बीच में आ जाएगा, और जो क्लाइंट मशीन है वो ऐसे करके जुड़ती जाएगी आपस में। ठीक है, अब इसमें बात है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी की, कि जिसके अंदर फेलियर कम से कम हो। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, अगर ये सर्वर है ये फेल हो गया तो ये जितने भी नोड हमारे लगे हुए हैं सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे नोड्स रहते हैं वो एक हाफ डुप्लेक्स कॉमन लैन से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। डुप्लेक्स क्या होता है, जो 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, जो एट ए टाइम एक बार में सिंगल वे में ट्रांजेक्शन कर सकता है, कि या तो वो इनकमिंग कर रहा है या आउटगोइंग कर रहा है। डुप्लेक्स जो होता है कंप्लीट डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स इसको बोलते हैं, उसमें एट ए टाइम इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हो सकती है। तो ये जो बस टोपोलॉजी है उसके अंदर ये कॉमन से नोड जुड़े होते हैं। इसमें भी क्या है, मान लो अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इसके आगे के जितने नोड हैं वो सारे फेलियर हो जाएंगे, या तो ये काम नहीं करेंगे, और इस तरफ में अगर दिक्कत क्रिएट हुई है तो ये सारे काम नहीं करेंगे। थर्ड जो हमारा है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग और स्टार में क्या है, स्टार के अंदर तो बीच में सर्वर रहता है, रिंग आपस में ऐसे कनेक्ट रहते हैं। एक नोड यहाँ पे रहा, एक कंप्यूटर सिस्टम जो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पर है, ऐसे ऐसे आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इनमें भी सेम दिक्कत है, अगर एक जगह भी कोई वायर कटिंग होगी, कोई इश्यू होगा ट्रांसमिशन मीडिया में, तो ये काम नहीं करेगी। जो फोर्थ जो हमारी है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का क्या कनेक्शन रहता है, मैश के अंदर क्या होता है, हर नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। मतलब ये इससे भी कनेक्ट है, ये यहाँ भी कनेक्ट है और ये यहाँ भी कनेक्ट है।
अब जब इस नोड की बात करेंगे तो ये इससे भी कनेक्ट रहेगा, इससे तो ये हो ही गया, यहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये भी तीनों से कनेक्ट रहेगा। अब अगर आप इसमें देखोगे तो हर नोड एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर मान लो ये वाले इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो मतलब किसी एक नोड के खराब होने से पूरा सिस्टम खराब नहीं होगा। तो ये मोस्ट रिलायबल है, इस पे विश्वसनीयता सबसे ज्यादा रहती है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये हमारी मैच टोपोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामिक जो एरे है, एक एरे पॉइंटर बनाया हुआ है पीपी, इसको डिलीट करने के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है? सही स्टेटमेंट कौन सा है? देखो, दो कीवर्ड होते हैं हमारे। एक होता है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या होता है? मेमोरी एलोकेट करने के लिए जो कीवर्ड यूज में लेते हैं वो न्यू कीवर्ड होता है। ये फिजिकल मेमोरी एलोकेट करवाता है न्यू कीवर्ड। दूसरा जो कीवर्ड होता है एक, वो होता है DELET, डिलीट। डिलीट क्या करता है? जो मेमोरी एलोकेट हो रखी है उस एलोकेशन को रिमूव करवाता है। और अगर बात करें हम पॉइंटर की, क्योंकि ये MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एड्रेस होल्ड करता है। जैसे मान लो अगर कोई वेरिएबल a बना हुआ है तो ये a क्या करेगा? ये a इसका नाम है, a कुछ वैल्यू ऐड करेगा। जैसे मान लो a के अंदर 10 है तो ये a 10 होल्ड करेगा। लेकिन अगर हमने कोई एक पॉइंटर बना दिया नॉन इंटीजर टाइप का, स्टार p, पॉइंटर बनाने के लिए स्टार लगाया जाता है और स्टार p हो गया, यानी ये एक पॉइंटर बन गया। और पॉइंटर क्या करता है? हमेशा एड्रेस होल्ड करता है। तो मान लो अगर हमने a वेरिएबल का इसमें एड्रेस डाल दिया तो यहाँ पे अगर मान लो कुछ भी a का एड्रेस था 2010 है, तो जो हमारा पॉइंटर बनेगा p क्या होल्ड करता है? एड्रेस। तो p के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो 2010 रहेगी। ये एक्चुअली में वैल्यू नहीं है, ये एड्रेस है। तो पॉइंटर हमारा एड्रेस होल्ड करके रखता है। और अगर एरे बना लिया तो मान लो अगर हम एक एरे बना रहे हैं, उस एरे के अंदर एक्चुअली क्या एक वेरिएबल ही होता है होमोजीनियस टाइप का, जिसमें जितनी भी वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो जैसे ये जो हमारा एरे बने है इसने 3 वैल्यू होल्ड कर रखी है। अब एरे पॉइंटर क्या होगा? ऐसा एरे जो वैल्यूज होल्ड ना करके एड्रेस होल्ड कर रहा है उसको हम एरे पॉइंटर कह देंगे। तो इसका जो सही सिंटैक्स होता है, अगर हमें मेमोरी एलोकेशन डिलीट करवानी है, उसका सही सिंटैक्स रहेगा। जो एरे हमारा, इसका नाम क्या है? डिलीट पीपी दे रखा है। तो जो हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर, ये इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का कमांड नहीं है? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यानी जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे हम ATM से रुपए निकाल रहे हैं या बैंक में कोई किसी प्रकार का डिपॉजिट हो रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का, या आप रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने का कौन सा कमांड नहीं है? सेव पॉइंट, रोल बैक, कमेंट, ये तीनों कमांड्स है। सेलेक्ट जो हमें पता है उसका कोई ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें एक टेबल दी हुई है कस्टमर नेम से, कस्टमर नेम की टेबल है। इस टेबल के अंदर से हमें कस्टमर का नेम और टेलीफोन लेना है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन हमारे हमेशा वेयर क्लोज में होती है, वेयर सिटी इन जयपुर, दिल्ली, आगरा। अच्छा, ये जो इन है ना, सारा खेल इसी का ही है, वेयर सिटी इन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो, कस्टमर नेम और टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर। ऑल कस्टमर का तो आ नहीं सकते क्योंकि वेयर लगाया ना, तो ये तो हमारा फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया। इसने कहा है थर्ड ऑप्शन में, द कस्टमर नेम ऑफ ऑल कस्टमर हु आर नॉट लिविंग इन जयपुर, जो जयपुर दिल्ली में नहीं रह रहे उनका नाम। अरे भाई, जब वो साफ साफ कह रहा है कि जो जयपुर दिल्ली आगरा में चाहिए सिर्फ उनका नाम दो ना, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर लिविंग इन जयपुर, दिल्ली एंड आगरा। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, लिविंग इन आइदर जयपुर, दिल्ली और आगरा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में इतना फर्क है। फर्स्ट में तो कह रहा है कि वो या तो जयपुर में रह रहा है, या दिल्ली में रह रहा है, या आगरा में रह रहा है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है वो सब जगह रह रहा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे उसने क्या है, वेयर सिटी इन जयपुर, दिल्ली या आगरा, यानी या तो जयपुर होनी चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए, या आगरा होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। When a subroutine is called, the address of instruction following the call subroutine is, जब एक सबरूटीन को कॉल किया जाता है तो उसको फॉलो करने वाले कॉल इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर रहता है? अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ा, उसमें कुछ ऐसी कमांड थी, एक्यूमुलेटर ए है, ऐड हो रहा है A, B, ऐसे कुछ ऐड हो रहा है। अब मान लो कुछ ऐसे प्रोसेस चलती आ रही है और इसमें यहाँ पे एक कॉल फंक्शन आ गया,
कॉल की जगह हम यूज करते हैं, मान लो एक फंक्शन आ गया जंप, और जंप में उन्होंने कह दिया 2050H, यानी ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे जाना है। जो हमारा प्रोग्राम काउंटर था जिसको पीसी बोलते हैं वो यहाँ पे था, जैसे वो एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे आया। अब जैसे ये पीसी आया तो इसने कहा कि 2050 पे जाओ, तो क्या हुआ, 2050 एक अदर लोकेशन है, वो यहाँ पे मूव करेगा, मान लो चला तो गया यहाँ से, वो यहाँ चला गया, लेकिन जब रिटर्न आएगा तो भाई कहाँ पे आएगा, इसके नीचे और कमांड्स है, और कमांड है, वो एग्जीक्यूट भी तो करनी है, तो कहाँ आएगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है, जब जाने लगेगा तो एक स्टैक बनी होगी, उस स्टैक के अंदर जो आपका इसके बाद का जो, जैसे मान लो अगर ये 2010 2012 2014, तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इस पे आएगा, इसका है 2018। जब प्रोग्राम काउंटर जंप वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके रिटर्न आएगा तो कहां पे आएगा, तो जाते वक्त 2018 का वो अपने स्टैक के अंदर आपका एड्रेस डाल के जाएगा, कि जब रिटर्न आएगा तो यहां से जब रिटर्न आएगा तो उसको कौन से एड्रेस पे जाना है, उसको 2018 पे जाना है। जब 2018 रीड करेगा तो प्रोग्राम काउंटर वापस यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो लास्ट बात ये है, जब किसी सब रूटीन को कॉल किया जाता है, कॉल अनुदेशों का पालन करते हुए अनुदेश का पता यानी एड्रेस कहाँ पे स्टोर रहता है, वो हमेशा स्टैक में स्टोर रहता है, स्टैक पॉइंटर नहीं है यहाँ पे। एक्यूमुलेटर तो आपको पता होगा ना, रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर जो अपना नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करके रखता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, ये गलत है, नेक्स्ट पे चलते हैं। The technology that comes only essential instruction, यहां से ही समझ जाओ क्वेश्चन पकड़ना कितना आसान है। उसने कह दिया केवल आवश्यक अनुदेश, इसने कहा है ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आवश्यक अनुदेशों का भंडारण करे जिससे स्पीड हमारी बढ़ जाए, तो वो ऑब्वियसली रिस्क का नाम से पता कर रहा है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइकिल्स, आपको कहीं आगे जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि ऐसा इंटरमीडिएट स्टोरेज, जब डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है, जो डेटा वेयर हाउस से डेटा लेके आते हैं और उसको बीच में प्रोसेस करते हैं, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, उस एरिया को हमेशा हमारे स्टैकिंग एरिया बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टैकिंग एरिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेन रीजन ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप। नॉर्मलाइजेशन की आपने पढ़ा होगा 1NF 2NF 3NF और एक हमारा BCNF, ये एक अलग टॉपिक है कंप्लीट करने का, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो जब आप लोगों को पता है नॉर्मलाइजेशन में, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आईडी नेम हो गया, स्टूडेंट की आईडी यानी उसका रोल नंबर मान लो, एक उसका नेम हो गया, एक उसका सब्जेक्ट हो गया, ये एक टेबल बनी हुई है, और ये हो गया रिजल्ट। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि इसका 10 रोल नंबर है, नाम AZY है, और जो सब्जेक्ट है वो साइंस है, और ये पास हो गया। दूसरे के अंदर भी क्या है, हम दोबारा सेम AZY रोल नंबर है और नेम AZY है, रोल नंबर 10 है, ये अब की बार मैथ है, और इसमें भी वो पास हो गया। जब ऐसे टेबल्स बनाएंगे हम, दिक्कत कुछ नहीं है, टेबल का हमारा जो डेटाबेस है परफेक्टली काम करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे जो हमारा डिपेंड कर रहा है, हमारा हमें मेन इन चीजों से है कि ये पंजाबी सब्जेक्ट है, मान लो इसमें ये पास हुआ है, फेल हुआ है, जो भी, हमें इस स्टेटस से मतलब है ना। ये जो नाम है, या तो रोल नंबर 1 आ जाए या नाम 1 आ जाए, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करते हैं, एक अलग से टेबल बन जाती है, उस टेबल के अंदर उसका रोल नंबर रहेगा और उसका नेम रहेगा, ठीक है, यहां से 10 और यहां से नेम। तो अगली बार जो ये वाली टेबल है ना, इसको ये बनने के बाद ये फर्स्ट टेबल अगर हमारी बन जाती है, तो जो दूसरी टेबल बनेगी उसके अंदर हम सिर्फ रोल नंबर ले लेंगे, क्योंकि अगर रोल नंबर नहीं लेंगे तो यूनिकनेस का कैसे पता चलेगा। रोल नंबर ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया और रिजल्ट ले लिया, तो रोल नंबर यहाँ से 10 उठाया, इसका सब्जेक्ट साइंस आया, और ये पास है या फेल है वो आ गया। अब इससे क्या हुआ, डेटा तो कहीं पे कम नहीं हो रहा ना, डेटा तो टेबल मल्टीपल हो रही है, डेटा हमारा बढ़ रहा है, तो डेटा तो कहीं कम नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो जो इसका ऑप्शन है टू सेव स्पेस ऑन डिस्क, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई सब सेव स्पेस तो हम बढ़ा रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट जरूर कर रहे हैं लेकिन स्पेस बढ़ा रहे हैं।
टू अचीव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, मान लो आपका सर्वर और जहां पे पड़ा है वेबसाइट होस्ट हो रखी है, उस सर्वर का स्पेस कम हो गया है, उसको बढ़ाना है, उसकी रैम बढ़ानी है, प्रोसेसर बढ़ाना है। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब यही होता है कि जब भी फिजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस आएगा सर्वर में या आपका जहां डेटा स्टोर है वहां से, ऐसे नहीं है कि जो हमारा सर्वर है उसके अंदर 1 TB हार्ड डिस्क थी, तब तो ये हमारा हम सेलेक्ट की कमांड चला रहे थे, तब तो ये परफेक्ट आंसर दे रहा था, लेकिन जैसे 2 TB हार्ड डिस्क करी ये रिजल्ट भी कुछ देने लग गया। तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये डेटाबेस हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमें देता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, थर्ड नहीं है हमारा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, दोनों ऑप्शन सेम ही कर दिए, इसमें भी गलती होगी कुछ। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, चाहिए मान लो, चाहिए मान। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकरेंसी कंट्रोल इन आरडीबीएमएस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कंकरेंसी कंट्रोल तो इतना इजी टॉपिक है, जैसे मान लो आप एटीएम है, आपके एटीएम या बैंक अकाउंट के अंदर, ये आपका बैंक अकाउंट है, इसके अंदर 5000 रुपीज पड़े, ठीक है। अब अगर आप इसमें से एटीएम से विड्रॉल कर रहे हो, एटीएम से आपने क्या किया है, विड्रॉल कर लिया, कितना, 1000 रुपीज। अब जैसे आप एटीएम से 1000 विड्रॉल कर लोगे तभी तो यहाँ पे 4000 हो जाएगा ना, ये 4000 हो जाएगा। अब मान लो आप ऐसा सोचो कि मैं एट ए टाइम इधर से एटीएम के अंदर लगाऊं, 1000 निकाला, और उधर से क्या है मैं यूपीआई के थ्रू वो भी 1000 निकाल रहा हूं। बिल्कुल आपने टाइम का ध्यान रखा है दोनों एक साथ, और आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप क्या सोच रहे हो कि 5000 में से रुपए तो मैं 2000 निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ एड्रेस फिर भी हमारा बैलेंस अब 4000 रहेगा। नहीं, इन चीजों को देख, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ही हमारा कंकरेंसी कंट्रोल, यानी जब एट ए मोमेंट पे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा होता है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हमारा कंकरेंसी कंट्रोल काम में आता है। अब इसमें एक कंसेप्ट देखो आप, सिंपल सा, एक होता है हमारा रीड, एक होता है राइट। कि आपने एक तरफ तो एट ए टाइम पे एटीएम से 1000 रुपए विड्रॉल किए, और एट ए टाइम आप फोन से यूपीआई से क्या कर रहे हो, बैलेंस चेक कर रहे हो, बैलेंस चेक कर रहे हो। अब ये दोनों एट ए टाइम हो भी गया, यहाँ तो आपने इधर से 1000 निकाला और यहाँ पे आपने जब बैलेंस चेक किया आपको 5000 दिखाया, उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं, दिखाई तो रहा है, रीड ही तो कर रहा है वो वहां पे थोड़ी अपडेट कर रहा है। अब एक सेकंड बाद आप इसको चेक करोगे तो ये 4000 हो जाएगा, तो रीड में तो कोई इश्यू नहीं है ना। जैसे ही राइट, राइट यानी विड्रॉल हुआ, विड्रॉल होने से पहले यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, ये पहले रीड करेगा कि बैलेंस कितना है, ये रीड करके इसने बताया जी 5000 पड़ा है। आपने रिक्वेस्ट करी कि बाहर विड्रॉ कर दो 1000, जैसे ही ये सक्सेसफुल हो गया, अब वो वापस से वहां पर क्या है डेटाबेस में राइट कर देगा 5000 के अंदर से -1000 करके जो रिमेनिंग है 4000। तो अगर राइट में इश्यू क्रिएट हो जाता है, यहां से ये राइट कर रहा है, मान लो कहीं और से कोई और राइट करता है, वो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे 6000 कर देता है राइट कर। जो ऐसे इश्यूज को कंट्रोल करते हैं उनको हम बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। तो ये प्रॉब्लम कब करेगा, जब राइट पे होगा। और जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि एटीएम से विड्रॉल कर रहे हो और यूपीआई से विड्रॉल कर रहे हो, तो ये ट्रांजेक्शन अलग अलग हो गए ना, अलग अलग यूजर भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं पहले। इसमें कह रहा है कंकरेंसी कंट्रोल इन आरडीएमएस इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन से कारण के लिए ये हमारी कंकरेंसी कंट्रोल जरूरत होती है। लास्ट से चलते हैं। टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट अकर टू डेटाबेस इन सिंगल यूजर, कि ये कह रहा है जब हम कोई डेटा अपडेट कर रहे हैं डेटाबेस में, लेकिन वो सिंगल यूजर एनवायरनमेंट है, मतलब एक ही बार में कोई काम कर रहा है, या तो आप विड्रॉल कर रहे हो यूपीआई से या आप कर रहे हो एटीएम से, ऐसा मान के चलो, तब हमें जरूरत पड़ती है क्या? अरे नहीं भाई, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट ए टाइम पे होता है तभी तो जरूरत पड़ती है ना। तो सिंगल यूजर यानी एक ट्रांजेक्शन, तब तो हमें कंकरेंसी की जरूरत ही नहीं है, इश्यू नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आया टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन रीड्स अकर टू डेटाबेस इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। मल्टीपल यूजर है, यानी हम सेम टाइम पे मल्टीपल जगह पे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कुछ नहीं कर रहे, अपडेट कुछ नहीं कर रहे, तब जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, करते रहो, उसमें दिक्कत भी आ जाएगी, कहाँ इश्यू, कोई इश्यू नहीं, रीड के लिए हमारा कभी काम नहीं आएगा।
फिर ये सेम ही ऑप्शन है, इंटीग्रिटी व्हेन रीड्स अकाउंट डेटा ऑन सिंगल एनवायरनमेंट, जब मल्टीपल एनवायरनमेंट में रीड पे इश्यू नहीं आया तो सिंगल पे तो क्या ही आएगा। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट एंड राइट अकर ऑन द डेटाबेस इन ए मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, यानी जब मल्टीपल यूजर हो, यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन हमें करने हो और अपडेट हो रहा हो, तब हमारा कौन सा काम में आएगा, ये हमारी कंकरेंसी कंट्रोल काम में आएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि द कर्नल कीप्स ट्रैक ऑफ स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर कोड। कर्नल क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सुना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वो क्या काम आता है, ये हार्डवेयर से काम करवाने के लिए काम है, हार्डवेयर से काम करवाता है ये जो भी है। लेकिन एक्चुअली में ओएस के अंदर जो कर्नल होता है उसका काम होता है हार्डवेयर से काम करवाना। आपकी जो प्रोसेस है, किसी मान लो मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही है, उन प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेशन करना, रिसोर्स का अगर एलोकेशन हो रहा है, अगर किसी को मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है, जो मेन काम है वो सारे हमारे कौन कर रहा है, वो कर्नल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस प्रोग्राम की जो डिटेल अपने पास रखता है वो किस में रखता है? तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है उसका एड्रेस होल्ड किया जाता है, उसका डेटा टाइप कैसा है, वो रिटर्न क्या करेगा, मेमोरी कैसी चाहिए उसको, तो ये जो सारी ऐसे ऑप्शंस स्टोर करके रखते हैं उसको हम पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल, हमारा प्रोग्राम काउंटर, डेटा काउंटर, जो भी चीजें आएंगी सारी इसमें रहती है, तो वो होता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था। इन रिलेशनल डेटाबेस द नेचुरल जॉइन ऑफ टू टेबल इज। देखो नेचुरल जॉइन क्या होता है? देखो नेचुरल जॉइन में क्या होता है, जब हमारे पास मान लो मल्टीपल टेबल्स हैं, टेबल 1 है और ये हमारे पास टेबल 2 है, अगर टेबल 1 और टेबल 2 पे नेचुरल जॉइन लगाया जाएगा तो इनकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, दोनों के अंदर हमारा सेम कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए, एट्रीब्यूट यानी कॉलम, सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए, दोनों में आईडी मैच कर रहा है। अब क्या होगा, एट्रीब्यूट सेम होने पे उनकी जो टपल्स यानी रो है, रो की डिटेल भी आपस में मैच होनी चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ पे 1 4 5, तो जो मैच करने वाला हमारे पास ऑप्शन है वो 1 है। जब हम इसको नेचुरल जॉइन लगेगा तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो ऐसा आएगा, पहला हमारा आईडी आ जाएगा, फिर हमारा नेम आ जाएगा, फिर हमारी सिटी आ जाएगी, आईडी तो हमारा आ ही गया, फिर हमारा लाइफस्टाइल आ जाएगा, फिर हमारा व्हीकल आ जाएगा। तो अगर इन दोनों टेबल के बीच में नेचुरल जॉइन किया जाता है तो हमारा जो आउटपुट क्या आएगा, तो ये बन के आएगा। ये हमारा नेचुरल जॉइन की कंडीशंस होती है। नेचुरल जॉइन हमारा एक बड़ा टॉपिक है जिसमें इनर जॉइन, आउटर जॉइन, नेचुरल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक है। तो हम अभी क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल जॉइन क्या होता है, देखो पहले हम ऑप्शन ले लेते हैं थर्ड वाले को, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन, मान लो आप जैसे मैट्रिक्स में कि यहाँ पे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता, उसको आप ऐसे समझो, एक फंक्शन में तो वैल्यू है 1 2 एंड 3 और दूसरे फंक्शन में वैल्यू है 5। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो पहले 1 को 5 के साथ बनना पड़ता, फिर 2 और 5 होता, और फिर हमारा 3 और 5 होता। मतलब ईच टपल एक दूसरे से हमारा क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई मान के समझो। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉमन वैल्यूज को ही उठा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन को तो आप कर दो बिल्कुल माइनस। अब क्या होता है, जो नेचुरल जॉइन है ना, उसको अगर आप लोगों को पता नहीं, इसको बोला ही जाता है प्रोजेक्शन एंड फिल्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इसको बोलते हैं, मतलब नॉर्मल इसको। अगर जब हम सिलेक्शन ऑफ 1 और 4th ऑप्शन की बात करेंगे, इनमें फिल्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन है यूनियन। इनमें सिलेक्शन और यूनियन में क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट का इक्वल होना जरूरी है। मतलब हमने जो एग्जांपल लिया इसमें हमारे पास 3 है, अगर यहाँ पे 4th भी होता यहाँ पे कुछ, तो भी ये हमारा यहाँ पे काम करता नेचुरल जॉइन। लेकिन यूनियन और सिलेक्शन हमारा काम नहीं करता है, उसके लिए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल में इक्वल होना जरूरी है।
तो फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन ऐसे काम नहीं करी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड फिल्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको नेचुरल ज्वाइन बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि विजुअल बेसिक का जो हमें राइट स्टेटमेंट बताना है कि ये एक हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, द क्विक रेड फॉक्स जंप्ड ओवर द डॉग, इसके अंदर से हमें क्विक आउटपुट निकालना है। तो क्विक आउटपुट निकालने के लिए इसका सिंपल सा है, ये लेफ्ट मिडल इंस्टिंग, ये आप डेटाबेस में पढ़ोगे तो वहां भी मिल जाएगा आपको, विजुअल बेसिक में मिलेगा, हर लैंग्वेज में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मिड। मिड क्या स्टार्ट करेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, वाई स्टेटमेंट पे इस फर्स्ट 5 का मतलब 5 से स्टार्ट करना है और 5 डिजिट तक चलना है। 5 से स्टार्ट करने का मतलब फर्स्ट प्लेस पे टी लिखा हुआ है, सेकंड पे एच, थर्ड पे ई, फोर्थ पे स्पेस भी काउंट करता है, फिफ्थ यानी क्यू। तो यानी क्यू से स्टार्ट किया और 5 अक्षर तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मिड अगर वाई से 5 से लेके 5 तक चलेगा तो ये फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। दो बूलियन एक्सप्रेशन, ये वैसे तो मैंने आपको सोल्व करवा दिया, मैं इसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दे रखा है, ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, उसमें से आप देखें। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब देखो कोई भी वैल्यू है वो जंप करके जा रही है, उसको कॉल हो रहा है, वैल्यू कंपेयर हो रही है, मूव हो रहा है, ये सारे के सारे हमारे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है। तो इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन एनवीएस ने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन क्या बोलते हैं उसको, ऐसा इस प्रिंसिपल पे कौन सा काम करता है। सिंपल, ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर है, एक जगह से इसमें लाइट यहाँ पे जाएगी, टोटल जितनी लाइट है वो डीके हुए बिना वापस यहाँ पे जाएगी और ऐसे ट्रांसमिशन करती रहेगी अपना। इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से चलती है। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इज डिकम्पोज इनटू मॉड्यूल, कपलिंग, कोहेजन, डिस्क्राइब। प्रोग्राम के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा कपलिंग, एक होता है कोहेजन। एक हमारा, अगर जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बात करें, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे मान लो कोई एविएशन इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें पैसेंजर्स की डिटेल रखने का एक अलग मॉड्यूल बना होगा, एक अलग मॉड्यूल होगा जिसमें पैसेंजर्स की डिटेल होगी, एक होगा जिसमें एरोप्लेन्स की डिटेल होगी, एक एयरपोर्ट की डिटेल होगी। तो ऐसे अलग अलग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल बने होते हैं, तो उनका आपस में कैसा कनेक्शन रहना चाहिए, कौन सा कैसा इजी रहता है, तो हम इस पे बात करते हैं। कोहेजन क्या होता है, इज द कंसेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल, जबकि कपलिंग इज द कंसेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल। कोहेजन हमारा इंट्रा मॉड्यूल पे काम करता है, यानी मॉड्यूल के अंदर कैसा काम हो रहा है। कपलिंग जो होगी वो इंटर मॉड्यूल पे होगी, यानी जो मल्टीपल मॉड्यूल्स बने हुए हैं इनके बीच में कैसा कनेक्शन है, उसमें कपलिंग रहेगी। कोहेजन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल, ये सेम ही बात होगी, और ये रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स। ठीक है, अगर ये मॉड्यूल बना हुआ है हमारा, एक कोई मॉड्यूल बना हुआ है, उस मॉड्यूल के अंदर जो प्रोग्रामिंग है या वो कैसे काम कर पा रहा है, अगर उसकी बात हो रही है तब तो हमारा क्या हो जाएगा, विद इन के अंदर जब बात होगी वो हमारा कोहेजन हो जाएगा। और जब मल्टीपल की आपस में कनेक्शन की बात आ जाएगी तब ये हमारा क्या हो जाएगा, कपलिंग हो जाएगा, इसको हम कपलिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोहेजन और कपलिंग में एक को ज्यादा होना चाहिए और एक को कम होना चाहिए। तो जो हमारा कोहेजन होता है, कोहेजन को हमेशा बेस्ट, जितना ही ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा, और कपलिंग को जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। इनको याद करने का तरीका अभी समझ में आ रहा है। कोहेजन यानी कोहा मान लो, कप यानी कप मान लो, तो कप छोटा होगा तो चलेगा, कोहा यानी कॉफी वगैरह ज्यादा होनी चाहिए। आप ऐसे याद करने की रिमेम्बर ट्रिक है, वैसा कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो नेक्स्ट इस पे आते हैं, इंक्रीजिंग इज कोहेजन इज गुड और इंक्रीजिंग इन कपलिंग इज अवॉइडेड, यानी अच्छा नहीं है। कोहेजन रिप्रेजेंट द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल का फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अगर बात करें कि पैसेंजर का एक मॉड्यूल बना हुआ है तो उनकी ट्रैकिंग, उनको आईडी लेना, उनकी सिक्योरिटी, उनकी टिकट्स लेना, उनके जितने भी काम, अगर कोई फंक्शंस उसके अंदर है वो सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कोहेजन रिप्रेजेंट करता है फंक्शन स्ट्रेंथ को, जबकि कपलिंग रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल्स। मल्टीपल मॉड्यूल्स है, उनमें कम से कम आपस में इंटरेक्शन हो, ठीक है, कम से कम आपस में इंटरेक्शन होगा, और मल्टीपल मॉड्यूल इंडिविजुअल काम करेगा, उसको अच्छा मानते हैं। तो यही बात वापस है, हाईली कोहेसिव
अच्छा मानेंगे वेयर लूजली कपलिंग, यानी ये कपलिंग कम होनी चाहिए और ये अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमें क्या है, कपलिंग मिनिमाइज रखनी है और कोहेजन मैक्सिमाइज 1। ये मैंने इसमें भी आरटी डाल दिया। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिट रेट ऑफ ट्रांसमिशन अनकंपोज्ड। ये दिया हुआ है पिक्सल, 800 इंटू 600 पिक्सल दिए हुए हैं कलर फ्रेम के विद इन 8 बिट पर पिक्सल, और एक पिक्सल में 8 बिट दिया हुआ है और 40 फ्रेम पर सेकंड। तो इसको सोल्व कर लो, हल्का सा छोटा सा न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। हाई क्वालिटी का फ्री कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूं, तो सब्सक्राइब करना तो आप लोगों का बनता है। न्यू यूजर बहुत आते हैं मुझे पता है, लेकिन सब्सक्राइब बिना चले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 800 इंटू 600 हमारे पास क्या है, पिक्सल है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ गए, पिक्सल आ गए। लेकिन ये कह रहा है पर पिक्सल के अंदर 8 बिट पर पिक्सल, 8 बिट पर पिक्सल। तो टोटल पिक्सल इतने हैं, तो 8 बिट से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 60 और 6 तो 32 और 6 38। ये हमारे क्या आ गए, बिट्स आ गए। अब ये कह रहा है 40 फ्रेम पर सेकंड, ये आया है हमारा एक फ्रेम। ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये हमारी 1 फ्रेम की निकल के आई है। अब हमारे पास एक्चुअली में फ्रेम कितने हैं, 40। तो 40 फ्रेम है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 3840 और ये 1 2 3 0 इंटू 40। तो ये जो हमारा आएगा 1 2 3 4 5, 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33, 4 3 12, 13 14 15। ये हमारे आ गई बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। अब इसने जो हमारे आंसर दे रखे हैं वो एमबीपीएस में दे रखा है। एमबीपीएस में देखो वैसे तो 1024 होता है, चाहे केबी एफबी कैसे कन्वर्ट करो। तो अगर 1024 में करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा तो ये केबी में आ जाएगा, एमबी में चाहिए तो एक बार और करना पड़ेगा। तो अब एग्जाम में बैठे हैं तो ये थोड़ी कर पाएंगे, तो हम इसको 1024 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1000 इंटू 1000। कई जगह स्टैंडर्ड ये भी लिया जाता है। तो यानी 3 और 3 6 डिजिट के बाद 2 2 4 5 6, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगा। तो हमारा क्या आ रहा है, 153.6 MB पर सेकेंड। ऐसा कुछ ऑप्शन है, प्योरली यही गिवन है 153.6। अगर चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। आप लोग जितने जल्दी इसमें व्यूज लाओगे, जितने जल्दी सब्सक्राइब करोगे, अगला वीडियो मैं उतना ही जल्दी डाल। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में।